नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अध्ययन जंक्शन में। तो प्रीवियस ईयर की सीरीज़ में हम लोग बाल विकास का पेपर सॉल्व कर रहे थे, उसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने ऑप्शनल और अति लघु उत्तरीय प्रश्न सॉल्व किए थे। पार्ट 2 में हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाल विकास में अधिगम को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो बाल विकास में अधिगम को कई कारक प्रभावित करते हैं, जैसे बुद्धि जो तीव्र बुद्धि वाला बच्चा होगा वो जल्दी चीज़ों को सीखेगा। जो मंद बुद्धि वाला बच्चा होगा वो तीव्र बुद्धि वाले बच्चे की तुलना में धीरे चीज़ों को सीखेगा। तो बुद्धि अधिगम को प्रभावित करती है। दूसरा, जैसे कि वातावरण, अगर वातावरण बच्चे का बहुत फ्रेंडली हुआ तो वो जल्दी सीखेगा, वो खुश रहेगा और चीज़ों को जल्दी सीखेगा। यही अगर उसका वातावरण अच्छा ना हुआ, उसके पेरेंट्स अच्छे ना हुए, उसका फ्रेंड्स सर्कल अच्छा ना हुआ, तो ये सब भी उसको बहुत प्रभावित करेगा। तीसरा फैक्टर एज, जैसे कि शैशवावस्था से बाल्यावस्था तक सीखने के क्रम में जो गति होती है उसके क्रम में भी तेज़ी आती है। तो कई सारे फैक्टर हैं जो हमारे सीखने को, अधिगम को प्रभावित करते हैं। आपको संक्षेप में 3-4 पॉइंट्स लिखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब बालक किशोरावस्था में पैर रखता है तो धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आते हैं। इस संधिकाल का शिक्षक तथा अभिभावक के लिए क्या महत्व है? संधिकाल का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि ये एज ऐसी होती है जिसमें बच्चों के हॉर्मोन्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। तो बच्चे में बहुत उथल पुथल रहती है, मानसिक रूप से वो बहुत ज़्यादा काम नहीं होता, शांत नहीं होता। इस एज में बच्चा कल्पनाशील होता है, वो थोड़ा कम सामाजिक होता है, वो अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट करने लगता है, थोड़ा सा अलग रखने लगता है। उसमें विरोधी प्रवृत्तियों का विकास होता है, जिससे समाज में रूल्स चलते चले आ रहे हैं वो उनको क्वेश्चन करने लगता है, उसे लगता है कि नहीं ऐसा क्यों होता है। तो ये सारी चीज़ें संधिकाल में होती हैं, इसलिए पेरेंट्स के साथ साथ टीचर्स को भी ज़रूरी है कि वो इस एज में बच्चे को अच्छे से ध्यान दे पाए उस पर। बच्चे विपरीत लिंग की तरफ आकर्षित होते हैं, उन्हें इस टाइम पे सही सलाह और सही मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। इसलिए शिक्षक को चाहिए कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व, एक समाधानकर्ता के रूप में, एक दोस्त के रूप में उसका मार्गदर्शन करे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधियों का वर्णन कीजिए। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि कई सारी होती है, जैसे रोशा शाही धब्बा परीक्षण, TAT परीक्षण, CAT परीक्षण। तो उसमें आपको 2-3 विधियों का वर्णन करना है, वो आप उनकी डेफिनेशन लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत की व्याख्या करते हुए बताइए कि शिक्षा में इसका क्या महत्व है या क्या उपयोगिता है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने। इसमें थॉर्नडाइक ने बताया है कि मनुष्य जो होता है वो अपनी भूलों से सीखता है। जैसे जैसे हम कोशिश करते हैं हमसे गलतियां कम होने लगती हैं और अपनी गलतियों से हम धीरे धीरे सीखते जाते हैं। यही प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत होता है। जिसे हम टीचिंग में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जब बच्चे को एक नया एटमॉस्फेयर मिलता है तो वो शुरुआत में गलतियां करता है, क्योंकि वो बिना सोचे समझे पहले कुछ कोशिशें करेगा, उसमें अनुकूलन के लिए, उस एटमॉस्फेयर में अपने आप को ढालने के लिए वो कोशिशें करेगा। उस कोशिशों में उससे गलतियां भी होंगी, लेकिन वो अपनी गलतियों से सीखते सीखते कुछ दिनों में उस एटमॉस्फेयर से, उस वातावरण से अपने आप को अनुकूलित कर लेगा। तो यही प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्किनर के क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। तो स्किनर ने क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत दिया था। इन्होंने क्या किया था, चूहे पर अपना प्रयोग किया था। उन्होंने चूहे को एक बॉक्स में डाला था, फिर चूहे का पैर जैसे ही लीवर पे पड़ा तो उसमें आवाज़ हुई और उसे खाना मिल गया। कुल मिला के उससे क्या उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला कि जिस तरह चूहे को लीवर दबाने से खाना मिला, तो उसे खाने को उसने एक पुरस्कार के रूप में लिया कि उसने लीवर दबाया, उसे खाना मिला और उसकी इस क्रिया को पुनर्बलन मिला। तो उससे उसने जब भी भूख उसे लगती थी वो लीवर दबाता था, खाना आ जाता था और वो उसे खा लेता था। तो उन्होंने निष्कर्ष ये निकाला था कि अगर किसी क्रिया के बाद अगर हम कुछ करते हैं और उसके बाद अगर बच्चा कुछ करता है और उसके बाद उसे कुछ पुरस्कार मिले, कुछ शाबाशी मिले या आप उसे कुछ पुरस्कृत करें,
तो उस क्रिया में शक्ति मिलती है, उसको पुनर्बनन मिलता है और उस क्रिया को वो दोहराता है। अच्छा, अगर किसी बच्चे ने कोई सही जवाब दिया, एक आपने कोई क्वेश्चन पूछा और उसने सही जवाब दिया और आपने उसे पुरस्कार के रूप में शाबाशी ही दी कि अच्छा चलो बेटा बहुत अच्छा बताया तुमने, तो उसको जो उसने जवाब दिया, उसने आपके क्वेश्चन को आंसर किया, इस क्रिया को उसे पुनर्बलन मिलेगा और उसके अंदर एक हिम्मत आएगी कि वो दोबारा आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करे। यही अगर उसने जवाब दिया और उसे बहुत डांट दे तो वो आंसर जानते हुए भी दोबारा वो बच्चा नहीं बताएगा। यही स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत था। आप ये पूरा सिद्धांत लिख के और बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीखने सिखाने तथा विद्यालयी व्यवस्था के संदर्भ में समुदाय के सक्रिय सदस्यों का अभिप्रेरण में योगदान दीजिए। समुदाय के सक्रिय सदस्य, अच्छा विद्यालय की जो पूरी व्यवस्था होती है उसे आइडियल बनाने के लिए, उसे आदर्श बनाने के लिए ज़रूरी होता है कि सभी लोग सक्रियता से काम करें और जो पूरा स्टाफ या जो लोग भी काम कर रहे हैं उनको अभिप्रेरित किया जाए जिससे उनमें उत्साह हो। ये पूरी चैन के अकॉर्डिंग चलता है। कोई एक अकेला इंसान पूरे विद्यालय को नहीं चला सकता। उसको विद्यालय व्यवस्था को बनाने के लिए, उसमें अनुशासन रखने के लिए उसमें और भी कई सारे सदस्य होते हैं। जैसे ग्राम शिक्षा समिति हमारी होती है, उसका भी बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है हमारे स्कूल में, स्कूल व्यवस्था को आदर्श बनाने के लिए। तो ग्राम शिक्षा समिति की जो बातें हैं उसे सुननी चाहिए, उसको अप्लाई करना चाहिए, उनको जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं स्कूल में एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट करना चाहिए। तो इस सब से क्या होता है, उन्हें प्रोत्साहन मिलता है, उन्हें उत्साह आता है और वो पूरी तरह से सक्रियता के साथ हमारी विद्यालय व्यवस्था को बनाने में मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतःदृष्टि में पूर्व दृष्टि निहित होती है, कथन को स्पष्ट कीजिए। तो अंतःदृष्टि में ही पूर्व दृष्टि निहित होती है, कथन वुडवर्थ का है। अंतर्दृष्टि मतलब होता है किसी समस्या को हल करने की कोशिश या किसी जटिल परिस्थिति को समझना। तो वुडवर्थ ने कहा कि जब हम किसी समस्या को हल करते हैं तो उसके पहले हम एक पूरा ड्राफ्ट तैयार कर लेते हैं कि हम क्या से क्या करेंगे तो उसका क्या रिजल्ट होगा। तो हमारी समस्या को हल करने से पहले, उस राह में चलने से पहले ही हमारी पूर्व दृष्टि भी उसमें लगी होती है कि हम पहले इस पूरा उसको डिज़ाइन कर लेते हैं किस तरह से हम क्या क्या स्टेप्स लेंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, अवधान को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। तो अवधान क्या होता है? अवधान मतलब ध्यान। जब हम किसी एक वस्तु पे अपनी पूरा चेतना का केंद्रीकरण करते हैं तो हम उसे ध्यान कहते हैं। यानी हमने अपना पूरा फोकस किसी एक चीज़ पे ही कर दिया, हम उसी के बारे में सोच रहे हैं। तो हमें उसे प्रभावित करने वाले कारक बताने हैं। तो प्रभावित करने वाले कारक बाह्य भी हो सकते हैं, आंतरिक भी हो सकते हैं, यानी बाहरी भी हो सकते हैं, आंतरिक भी हो सकते हैं। बाहरी जैसे कि पर्यावरण। अब पर्यावरण में आप सडनली कोई नई वस्तु देखें या कुछ अजीब जो हम असामान्य जैसे हम कह सकते हैं तो उसकी तरफ ऑटोमेटिकली हमारा ध्यान आकर्षित होगा। ये हमारे बाह्य कारक हुए। आंतरिक कारक जैसे आप बहुत ज़्यादा भूखे हैं तो आप भले ही किसी एक चीज़ पे कंसंट्रेट करना चाहें लेकिन आपका ध्यान न चाहते हुए भी भूख की तरफ, खाने की तरफ जाएगा। ये आपकी नीड्स है। तो ये हमारा आंतरिक कारण हुआ अवधान को प्रभावित करने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सांख्यिकी के महत्व को संक्षेप में लिखिए। तो सांख्यिकी मतलब स्टैट गणित की एक शाखा होती है जिसमें हम डेटा संग्रह करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और पूरे डेटा को एक तरह से व्याख्या करने के काम आता है। तो आप डेफिनेशन लिख दीजिए, काफ़ी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य ज्ञान की परीक्षा में 8 विद्यार्थियों को निम्नलिखित अंक प्राप्त हुए, इनका माध्यमान ज्ञात करिए। माध्यमान यानी कि आपको मीन निकालना है तो आपको सबको जोड़ के जितनी 8 विद्यार्थी हैं उससे डिवाइड कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका बाल विकास का पेपर पूरा सॉल्व हुआ, पार्ट ए और पार्ट बी। मैं पार्ट ए के नीचे पार्ट बी को लिंक कर दूंगी और इस पार्ट बी के नीचे आपको पार्ट ए का लिंक मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पेपर की PDF भी मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।